सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पी एंड एस ऑर्बिटल्स की कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने डिस्कस किया है, एंड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इम्पोर्टेंस क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसको भी हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब इस वाले लेक्चर में जो हमारा मेन पॉइंट, जो मेन फोकस जो हमारा होगा, दैट विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ पी सब शेल, पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन्स एंड पर्टिकुलरली 1s2 के इलेक्ट्रॉन्स। अब पी सब शेल में जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको भी हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड 1s इलेक्ट्रॉन, जब हमें पर्टिकुलरली 1s2 के इलेक्ट्रॉन्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना होगा, इसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है एंड कौन से मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ हम इसकी कुछ और इम्पोर्टेंस और इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम पी सब शेल के बारे में बात करें, पी सब शेल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि एस एंड पी ऑर्बिटल्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब जब भी हमारे पास पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और उनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हमें डिस्कस करना होगा या इसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला जो बनता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल -1 into 0.35 plus number of electrons in n-1th shell into 0.85 plus left hand side electrons। अब इस फार्मूला को हमने पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट विल बी 1s2 2s2 2p3। अब सपोज हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन के 2p इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये p सब शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इन दिस केस जब भी हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज p इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेट करनी होगी, सो उस टाइम हम इस सारे शेल को कंबाइन करते हैं। इसको हम यानी कि पी सब शेल और n सब शेल को हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, और वी कैन से जो भी p का जो एडजेसेंट लेफ्ट साइड में एडजेसेंट जो भी शेल होगा उसका और p सब शेल को हम दोनों को कंबाइन करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अब हमारे पास अगर इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, सो हमें तीन चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ अबाउट nth शेल, nth सब शेल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम nth सब शेल लेंगे, लेकिन लेंगे किसको। एंड अनदर थिंग इज़ n-1th सब शेल, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि n-1th सब शेल हम यहाँ पे किसको लेंगे। एंड अनदर थिंग इज़ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे भी आप इसको नाम देना चाहिए आप दे सकते हैं, लेकिन फॉर माई ईज आई एम टेकिंग इट एज लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये तीन चीज़ें हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए जिससे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पी इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इन केस ऑफ नाइट्रोजन, अगर हमें नाइट्रोजन के बारे में हमें ये बताया जाता है कि पी इलेक्ट्रॉन्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करो, इसकी पी इलेक्ट्रॉन्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे हम एस इलेक्ट्रॉन्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आपको ये याद रखनी होगी कि यहाँ पे इस सारे शेल को, यानी कि जो भी एस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो भी पी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनको हम कॉम्बिनेशन यानी कि इनको हम कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला यहाँ पे हमारे पास P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला
that will be 5 minus 1 into 0.35. This is going to be our nth shell. एंड यहाँ पे हमारे पास ये 1s2 का जो है दैट विल बी अवर n माइनस 1th शेल, ये हमारा n माइनस 1th शेल बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, सो इन दैट केस हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे n माइनस 1th शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, इनको हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। सो इसका जो सिग्मा और वी कैन से इसकी जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू 3.10, यानी इसकी इसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है वो 3.10 की निकलती है, यानी कि यहाँ पे पी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 3.10 की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर इसका हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना होगा, अब वी नो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा और एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 7 एंड इसकी जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो हमें निकलती है दैट इज 3.10, सो दैट विल बी इक्वल टू 3.90, यानी न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा इन 2p इलेक्ट्रॉन्स में that will be equal to 3.90. So by this formula हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की by this formula हम किसी भी एलिमेंट के किसी भी शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनकी हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उनका हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा अगर हम एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करनी है आपको जिंक के 2p इलेक्ट्रॉन्स की, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स की, यानी p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जिंक। अब बाय दिस वी कैन से अगर हमारे पास वी ऑल नो कि जिंक का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 30, सो पहले हम काम करेंगे, हम यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3p इलेक्ट्रॉन्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना होगा। अब इन दैट केस यहाँ पे 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन्स को आपको कुछ नहीं करना होगा, जस्ट सिंपली इन दो सब शेल को हमें यहाँ पे कंबाइन करना होगा। सो दिस विल बी आवर nth शेल, दिस विल बी आवर n minus 1th शेल, this will be our left hand side electrons or you can say remaining electrons. So according to this formula यहाँ पे 6 to that is 8 minus 1 into 0.35 plus 8 into 0.85 plus left hand side के electrons जो हैं that is 2 into 1, क्योंकि left hand side के electrons जो है ये एक ही स्क्रीनिंग करते हैं। अब कौन सी कितनी स्क्रीनिंग करता है, अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है सो आई विल हाईली रिकमेंड कि वो इससे पिछले वाला लेक्चर जो है जो हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया है वो इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट 3p इलेक्ट्रॉन्स का मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट p इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इससे हमें p इलेक्ट्रॉन्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब द अनदर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन्स। अब पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो वाले इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, दैट इज 1s2 2s2 2p3। अब जब भी हमें पर्टिकुलरली पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में बताया जाए किसी भी एग्जाम में, सो इन दैट केस यहाँ पे हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट s&p ऑर्बिटल्स की जिससे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो हम p ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल्स के का फार्मूला जो यूज़ करते हैं वही हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ देयर इज़ अ स्लाइट चेंज हियर। अब अगर हम p एंड s ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमें फार्मूला बनता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल माइनस 1 इंटू 0.35 प्लस
number of electrons in n minus 1th shell into 0.85 plus left hand side electrons। अब यहाँ पे एक स्लाइड चेंज आपको करनी होगी कि ये जो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 की सब्ट्रैक्शन जो करते हैं, जब भी हमें पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जाए, हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ते नहीं हैं, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करते हैं। यानी कि ये वाला फार्मूला आपको यूज़ नहीं करना होगा, रादर आपको यहाँ पे जो -1 है, जो आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को आपको ड्रॉप नहीं करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, जब भी हमें पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन्स की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया जाए, सो यहाँ पे ये हमारा nth शेल बन जाएगा, दैट विल बी आवर n-1th शेल। अब यहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप नहीं करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5 × 0.35 प्लस 2 × 0.85। अब जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब उस स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बाद आप यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इसका कैलकुलेट कर सकते हो बाय जस्ट अप्लाइंग सिंपल फार्मूला। सो ये तो हो गया पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन्स का। नाउ द मोस्ट ट्रिकी पोर्शन इज, जब भी हमें पर्टिकुलरली 1s2 के इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट बताया जाए कि इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते, इसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी 1s में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी जब भी हमारे पास 1s में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 1s के इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को 0.30 से स्क्रीन करता है। यानी कि जब भी हमारे पास 1s2 के बारे में, 1s2 सबशेल के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में बताया जाए, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 1s का, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को 0.30 से स्क्रीनिंग करता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे जिंक की 1s2 इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें बताया जाए कि इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट सिंपली आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे 0.30 की इसकी स्क्रीनिंग होती है एंड इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम सिंपली एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 में से हम 0.30 को माइनस करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 29.70। सो जब इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 29.70 की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलती है एंड दैट इज़ द हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 1s इलेक्ट्रॉन्स की होती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें 1s के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने के लिए या इनकी आयोनाइजेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, और वी कैन से कि हम कॉस्मिक रेज या एक्स रेज की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। सो दिस वाज अबाउट 1s इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी एक लिमिटेशन के बारे में भी हम एक डिस्कशन करेंगे। इसकी एक लिमिटेशन अब इसकी जो लिमिटेशन है, जब भी हम यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास हीलियम पॉजिटिव है और लिथियम 3 पॉजिटिव है और लिथियम 2 पॉजिटिव है, यानी कि जो भी हमारे पास यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती हैं उनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड अनदर थिंग इज़ नाउ अनदर इम्पोर्टेंस, जब भी हम एक और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस जो है दैट इज़ कि अक्रॉस द पीरियड, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियडिक टेबल में, सो इससे हमें ये पता चलता है जब भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होती है। यानी जब भी हम फॉर एग्जांपल लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन की होगी, और डाउन द ग्रुप चाहे हम लिथियम से सीसियम की तरफ जब जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट डिक्रीजेस। एंड अनदर थिंग इज, जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं सिग्मा जो है और स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है ये डिक्रीज होता है, और जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं सिग्मा जो है ये इंक्रीज होता है। और यू कैन जस्ट रिमेंबर इट बाय दिस
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जिसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होती है उसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट कम होती है, या जिसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज़्यादा होती है उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होती है। एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द मेन फोकस ऑफ आवर्स जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट।